Good morning and welcome all of you in online education program organized by Deepshikha Kala Sansthan and University of Technology. हम आज की हमारी क्लास में हमारा जो लास्ट टॉपिक था मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स में हमने अभी तक डिस्कस किया व्हाट इज रिसीवेबल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीवेबल्स, क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है, इसके अलावा क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है, बेस्ड ऑन प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यू है, इट्स इंप्लाइज फ्यूचरिटी। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ रिसीवेबल्स के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं ये हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट बेनिफिट हमने डिस्कस किया ग्रोथ इन सेल्स। इससे हमारी जो सेल्स है उसको ग्रोथ मिलती है। आफ्टर दैट इससे इनडायरेक्टली यदि हमारी सेल्स इंक्रीज होगी तो हमारे प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हैं। और कैपेसिटी टू फेस कंपटीशन, हमारी जो कंपटीशन को फेस करने की कैपेबिलिटी है वो स्ट्रांग होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कौन कौन सी कॉस्ट है, कॉस्ट एसोसिएटेड विथ रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स के साथ कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, जिसमें हमने डिस्कस किया था फाइनेंसिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट और डिफॉल्टिंग कॉस्ट। ये चारों कॉस्ट जो थी वो इन्वॉल्व होती हैं रिसीवेबल्स में। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट? तो आइए देखते हैं। क्रेडिट इज द सोल ऑफ बिजनेस, ईच एंड एवरी फर्म अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए यहां पर आपको कहा गया क्रेडिट इज द सोल ऑफ बिजनेस, जैसा कि हम पहले भी हमारी लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि आप बिजनेस को ठीक से रन करना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट पॉलिसी को अडॉप्ट करना ही होगा। विदाउट क्रेडिट सेल पॉलिसी आप बिजनेस में सरवाइव करना, आपको कंपटीशन को फेस करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्रेडिट इज, यहां पर नाम दे दिया क्रेडिट इज द सोल ऑफ द बिजनेस, ईच एंड एवरी फर्म, जो भी जितनी भी फर्म्स हैं, बिजनेस हैं, उनके लिए ये पॉलिसी अडॉप्ट करना अच्छा होता है। और जो यदि वो चाहती है कि उनकी सेल इंक्रीज हो और एज वेल एज उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो तो उनको ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी ही होती है। रिसीवेबल्स आर ए डायरेक्ट रिजल्ट टू क्रेडिट सेल्स, जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, यदि हम रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो हमारी जो सेल वॉल्यूम है, हमारा जो सेलिंग वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होता है, विच अल्टीमेटली इंक्रीज द प्रॉफिट, और जो इनडायरेक्टली हमारे प्रॉफिट को भी इंक्रीज करता है, प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। क्रेडिट सेल्स also result in blocking of more funds in receivables that involve extra cost in term of interest। और इसके साथ साथ देखिए जहां फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि यदि हम क्रेडिट सेल्स पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, रिसीवेबल्स पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट यदि हम यहां पर कर रहे हैं तो आपकी बेशक आपकी सेल्स इंक्रीज होती है, आपके प्रॉफिट भी एज वेल एज इंक्रीज होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जो हमने अभी पढ़ी भी थी हमारी लास्ट क्लास में। फाइनेंसिंग कॉस्ट यहां पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। फाइनेंसिंग कॉस्ट दैट मींस कि हमको यदि हमारे फंड्स रिसीवेबल्स में एंगेज हो गए हैं तो हमको हमारे जो रूटीन वर्क है, हमारे एम्प्लॉयज का पेमेंट है, हमारे सप्लायर्स का पेमेंट है, इनको करने के लिए जो अमाउंट लेना होता है आउटसाइड से, हमको लोन लेना होता है बैंक से, तो उसमें जो इंटरेस्ट हमको पे करना होता है वो कॉस्ट भी रिसीवेबल्स के साथ जुड़ी होती है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की, जो हम इनके अकाउंट्स जो हमको रखने होते हैं तो उसमें जो हमारे सैलरी जो हम अपने स्टाफ को देते हैं वो इसमें इंक्लूड होती है। कलेक्शन कॉस्ट, हमको पैसा इनसे कलेक्ट करने के लिए जो हमारा खर्चा होता है, जो एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, कलेक्शन कॉस्ट, और इसके अलावा डिफॉल्टिंग कॉस्ट, तो ये सारी कॉस्ट भी यहां पर साथ ही साथ इसमें इंक्लूड होती है। तो द टर्म रिसीवेबल्स मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन
ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको डिसीजन लेना होता है रिलेटिंग टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन दिस असेट्स एज पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग प्रोसेस, कि आप इसको, आपके जो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का जो मेन काम है वो यही है कि आपको ये डिसाइड करना होता है कि कैसे आप जो आपकी कॉस्ट है उसको मिनिमम कर सकें और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। जो आपकी रिटर्न, जो आपका इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल्स में हो रहा है, उसमें जो आपकी कॉस्ट एसोसिएटेड है उनको किस तरीके से आप कम से कम कर सके, और आपका जो पैसा मार्केट में है वो जल्दी से जल्दी शॉर्ट टर्म में कैसे वो आपको रिसीव हो सके। दिस विल रिजल्ट इन मैक्सिमाइज द ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का यही है कि जो फर्म का जो पैसा, जो लिक्विडिटी इन्वेस्ट हुई है इस रिसीवेबल्स में, उससे मैक्सिमम रिटर्न हम कैसे ले सकते हैं, या फर्म उससे कैसे, किस तरीके से, ऐसा क्या, किस तरीके से काम वर्क किया जाए, या ऐसे कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमको, मैक्सिमम रिटर्न हमको इस इन्वेस्टमेंट से मिल सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट: the objective of receivable management, like other assets, is to maximize the return of investment in receivables। तो यही इसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि फर्म का जो पैसा, जो लिक्विडिटी रिसीवेबल्स में इन्वेस्ट हुई है, उससे हम कैसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ले सके, और टू मैक्सिमाइज द सेल टू द एक्सटेंट द रिस्क इन्वॉल्व रिमेन विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। आप अपनी रिस्क को भी सिर्फ वहीं तक रिस्क को इन्वॉल्व करें जहां तक वो एक्सेप्टेबल हो। आप मैक्सिमम रिस्क जो आपकी रिसीवेबल्स के साथ हो सकती है, या रिसीवेबल्स अपनाने के साथ साथ आपकी जो रिस्क भी आप गिफ्ट के रूप में आपको साथ में मिलती हैं, उनको कैसे आप कम से कम कर सकें, और कैसे आप ये देख सकें कि जो रिस्क इन्वॉल्व हो रही है हमारे बिजनेस में वो उस हद तक रहे या उस लेवल तक रहे कि वो एक्सेप्टेबल हो। आफ्टर दैट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिसीवेबल्स को इफेक्ट करते हैं? कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो रिसीवेबल्स को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेवल ऑफ सेल्स। आपकी सेल्स का लेवल क्या है? यदि आपकी सेल्स बहुत ज्यादा है, यदि आप बहुत ज्यादा, आपका सेल्स वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा है, तो आपके रिसीवेबल्स भी अकॉर्डिंगली ज्यादा ही होंगे, और यदि आपकी सेल्स वॉल्यूम कम है तो आपके जो रिसीवेबल्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली कम ही होते हैं। आफ्टर दैट, नेचर एंड कंडीशन ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का क्या नेचर है, क्या कंडीशंस हैं आपके कस्टमर्स की, आपके बिजनेस किस तरह का प्रोडक्ट, किस तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं, रिटेल बिजनेस कर रहे हैं, होलसेल बिजनेस कर रहे हैं। रिटेल बिजनेस में क्या होता है, क्रेडिट सेल कुछ कम होती है, और क्रेडिट सेल्स यदि कम है तो रिसीवेबल्स भी कम होंगे। और जो होलसेल बिजनेस है वहां पर क्रेडिट सेल्स ज्यादा होती है, और एज वेल एज आपके जो रिसीवेबल्स हैं वो भी ज्यादा होते हैं। तो नेचर एंड कंडीशंस जो आपके बिजनेस की है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रिसीवेबल्स पर इफेक्ट करती हैं। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म। जो पॉलिसी फर्म ने अडॉप्ट की है, जो क्रेडिट पॉलिसी फर्म ने अडॉप्ट की है वो कैसी है? यदि आपकी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी आपने अडॉप्ट की है, यदि आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो लिबरल है, तो आपकी जो सेल होगी वो बूस्ट होगी, आपकी जो सेल होगी वो इंक्रीज होगी ऑफ द फर्म। एंड यदि आपकी सेल्स इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं आपके रिसीवेबल्स भी इंक्रीज होते हैं, एज वेल एज आपके रिसीवेबल्स यदि इंक्रीज होंगे तो आपको जो वर्किंग कैपिटल फंड्स की लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। और इन अदर एंड यदि हम बात करें, आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी आपने अडॉप्ट कर रखी है, तो उससे आपकी जो क्रेडिट सेल है वो कहीं ना कहीं कम होती है, एज वेल एज आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, आपको कम लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि आपकी कैश सेल्स वहां पे इंक्रीज हो जाती है, और कैश सेल्स यदि आपकी है तो वहां से आपका जो लिक्विडिटी की जरूरत आपकी है वो आप फुलफिल कर लेते हैं। कैपेबिलिटी ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट। यस, एग्जैक्टली, यहां पर कैपेबिलिटी आपकी क्रेडिट डिपार्टमेंट की क्या है।
जो कलेक्शन का काम जो क्रेडिट डिपार्टमेंट का होता है वो कितने समय में, कितने जल्दी से जल्दी वो अपने जो डेप्टर्स हैं, जो रिसीवेबल्स हैं, वहां से फंड आप रियलाइज कर सकते हैं, वहां से आप फंड्स ले सकते हैं, ये भी आपके जो रिसीवेबल्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिसीवेबल्स को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो हम यहां पर अब हम बात करते हैं अलग अलग कैलकुलेशंस के लिए अलग अलग टॉपिक्स में बांट दिया गया है। यहां से आपका न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड पे पढ़ा भी कि क्रेडिट पॉलिसी फर्म की कैसी होनी चाहिए या कैसी कैसी हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है। Credit policy refers to the application of those factors which influence the amount of trade credit, investment receivables. Generally, the firm identify the following two types of credit policy कि कंपनी कौन सी क्रेडिट पॉलिसी को अडॉप्ट करे या कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी कौन कौन सी हो सकती है। तो यहां पर दो तरह से बांटा गया है जो क्रेडिट पॉलिसी है उसको। फर्स्ट इज लिबरल और lenient क्रेडिट पॉलिसी, जो थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, और द सेकंड वन इज स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, तो अकॉर्डिंगली कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। तो ये दो तरह से क्रेडिट पॉलिसी हो सकती है। फर्स्ट वन इज लिबरल क्रेडिट पॉलिसी और द सेकंड वन इज स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी। तो आइए हम दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लिबरल और lenient क्रेडिट पॉलिसी। इन सच केस द सेल्स आर मेड ऑन लिबरल टर्म्स। यहां पर जो सेल आपके द्वारा की जा रही है वो थोड़ी सी लिबरल टर्म्स पे, थोड़ी सी सॉफ्ट टर्म्स को बनाते हुए आप सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं। एंड फेवरेबल इंसेंटिव्स आर ग्रांटेड टू कस्टमर्स दैट रिजल्ट्स इन लार्जर सेल एंड हायर प्रॉफिट्स। देखिए यहां पर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी में आप मैक्सिमम कस्टमर्स के फेवर का ध्यान रखते हैं। जो आपकी जो टर्म्स होगी वो थोड़ी सी लिबरल होंगी। जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने बनाई हुई है क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड, जो क्रेडिट पॉलिसी आपने बनाई हुई है वो थोड़ी सी लिबरल है। और इसमें आप जो कस्टमर्स हैं उनको इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। उसका सीधा सीधा क्या इफेक्ट है? उसका इफेक्ट होता है आपके सेल्स पर, कि आपकी सेल्स जो है वो बूस्ट अप करती है। जो आपकी सेल्स है वो इंक्रीज होती है, और आपकी सेल्स इंक्रीज होती है तो साथ ही साथ आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये इसके प्लस पॉइंट है, साथ ही साथ इसके जो माइनस पॉइंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। एट द सेम टाइम इट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। यदि आपकी क्रेडिट सेल्स ज्यादा होगी तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है रिसीवेबल्स में वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। और जब आपका इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल्स में इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं आपके पास जो लिक्विडिटी है उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। आपके पास जो लिक्विडिटी का लेवल है वो लो होता चला जाता है, वो डिक्रीज होता चला जाता है। It increase in investment in receivables and the cost associated with it। और इसके साथ अभी हमने डिस्कस भी किया था कि यदि आपका रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो साथ ही साथ आपकी कॉस्ट जो इसमें है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। Such a policy will also increase risk because of lower liquidity। और साथ ही साथ आपके पास जो lower liquidity है वाली जो रिस्क है वो भी आपके पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंक्रीज हो जाती है। ये है लिबरल क्रेडिट पॉलिसी में। आफ्टर दैट स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी। स्ट्रिक्ट क्रेडिट जो पॉलिसी है वो जस्ट अपोजिट होती है लिबरल क्रेडिट पॉलिसी से। तो जो स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है इसमें क्या है? Such policy are very selective in granting credit sales. In following such a policy, cost and bad debts will be minimum and no serious problem of liquidity is posed। देखिए यदि आपकी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी होगी तो आपकी जो क्रेडिट सेल्स होगी वो बहुत ही लिमिटेड होगी, और आपकी पॉलिसी कुछ इस तरीके की है कि आपके बैड डेब्ट्स, आपके जो कॉस्ट एसोसिएटेड है रिसीवेबल्स के साथ वो भी मिनिमम होंगे, आपके जो बैड डेब्ट्स हैं वो भी मिनिमम होंगे। और जब आपके रिसीवेबल्स में आपका इन्वेस्टमेंट कम होता है, जब आपकी क्रेडिट सेल्स कम होती है, तो जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस करनी हमको पड़ती है वो प्रॉब्लम भी हमारे सामने नहीं आती है। बट एट द सेम टाइम सच ए पॉलिसी एडवर्सली
affected the sales position and margin of profitability। तो यहां पर साथ ही साथ इसका भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि यदि हम स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो जो हमारी सेल्स है, सेल्स का जो वॉल्यूम है वो भी कहीं ना कहीं कम होता है, वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है, डाउनफॉल पे आता है। और यदि हमारी सेल डिक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पर भी, प्रॉफिटेबिलिटी पर भी पड़ता है। तो ये दो तरह की पॉलिसी है, लिबरल पॉलिसी क्रेडिट पॉलिसी और स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी। आइए देखते हैं। With this view, credit policy may be defined as the set of parameters। क्या आपके पैरामीटर्स होंगे क्रेडिट सेल्स रिलेटेड, ये तय होता है क्रेडिट पॉलिसी में। एंड और आपके क्या प्रिंसिपल्स होंगे, एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर्स। आप कस्टमर्स को जो क्रेडिट दोगे उसके लिए आपके क्या पैरामीटर्स हैं, क्या आपके प्रिंसिपल्स होंगे, ये डिसाइड किया जाता है क्रेडिट पॉलिसी में। These parameters also known as components of credit policy। और ये जो पैरामीटर्स हैं इनको हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं क्रेडिट पॉलिसी के। जो कौन कौन से हो सकते हैं वो कंपोनेंट्स, वो पैरामीटर्स देखते हैं। फर्स्ट है क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, द सेकंड वन इज क्रेडिट टर्म्स एंड द थर्ड वन इज कलेक्शन पॉलिसी। आपका क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या होगा, आपकी क्रेडिट टर्म्स क्या होंगी और आपकी कलेक्शन पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं क्रेडिट स्टैंडर्ड की। While formulating the credit policy of a firm, the finance manager has to be ensured about the type of customers, कि किस टाइप के आपके कस्टमर्स होने चाहिए। क्रेडिट स्टैंडर्ड्स में आप उन कस्टमर्स को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, टू whom द फर्म विल एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी, जिनके साथ फर्म अपनी बिजनेस, अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को एक्सटेंड कर सकता है। दिस डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट स्टैंडर्ड। और ये डिसीजन जो लिया जाता है वो क्रेडिट स्टैंडर्ड के बिहाफ पर ही, क्रेडिट स्टैंडर्ड के बेस पर ही लिया जाता है। क्रेडिट स्टैंडर्ड आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट टू कस्टमर्स। ये कस्टमर्स को जो क्रेडिट एक्सटेंशन दी जाती है उसी से रिलेटेड क्राइटेरिया। व्हेन द क्रेडिट स्टैंडर्ड ऑफ ए फर्म आर लूज द लेवल ऑफ सेल्स। देखिए दो तरह के क्रेडिट स्टैंडर्ड, यदि आपका क्रेडिट स्टैंडर्ड थोड़ा सा लूज है तो क्या होगा, द लेवल ऑफ सेल्स एंड रिसीवेबल्स इज लाइकली टू बी हाई। यदि आपके जो क्रेडिट स्टैंडर्ड हैं वो थोड़े से लूज होंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो सेल्स है, जो रिसीवेबल्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्रेडिट स्टैंडर्ड, आपके अकॉर्डिंग टू लूज क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, आपके जो सेल्स और रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट है वो हाई हो जाता है या हो सकता है। एंड द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैड डेब्ट्स लॉसेस विल बी ऑल्सो इंक्रीज। और जो आप साथ ही साथ आपकी सेल्स तो इंक्रीज होगी, आपका रिसीवेबल्स तो इंक्रीज होगा, लेकिन एज वेल एज साथ ही साथ आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है और जो बैड डेब्ट्स लॉसेस का कॉस्ट है वो भी इसके साथ साथ आपका इंक्रीज हो जाता है। और जो दूसरी क्रेडिट स्टैंडर्ड है, एज अगेंस्ट दिस, व्हेन क्रेडिट स्टैंडर्ड आज रिलेटिवली टाइट, यदि थोड़ा सा स्ट्रांग और टाइट आपका क्रेडिट स्टैंडर्ड है तो द सेल्स एंड रिसीवेबल्स आर लाइकली टू बी लो। तो आपकी जो सेल्स है और जो रिसीवेबल्स है वो कुछ कम होंगे। सच स्टैंडर्ड्स विल रिजल्ट इन नो बैड डेब्ट्स लॉसेस एंड लेस कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन। और जब आपकी सेल्स और रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट आपका कम होता है तो साथ ही साथ आपके जो बैड डेब्ट्स के लॉसेस हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं कम होती है। Thus the choice of optimum credit standard। तो देखिए दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट है। यदि आप लूज क्रेडिट स्टैंडर्ड रखते हैं तो आपके रिसीवेबल्स और सेल्स बढ़ जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब यदि आप बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट इस क्रेडिट स्टैंडर्ड यदि यूज में ले रहे हैं तो आपकी जो सेल्स और रिसीवेबल्स हैं वो कम होंगे और साथ ही साथ आपके जो कॉस्ट है बैड डेब्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन की वो भी कम हो जाती है। तो यहां पर जो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट करता है वो ये करता है कि आप ऑप्टिमम क्रेडिट स्टैंडर्ड को इन्वॉल्व करते हैं अपने बिजनेस में। द चॉइस ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट स्टैंडर्ड इन्वॉल्व ए ट्रेड ऑफ बिटवीन
incremental return and incremental costs. The credit standard of a firm are influenced by factors such as, तो देखिए आपको कुछ ऐसा ऑप्टिमम क्रेडिट स्टैंडर्ड यूज में लेना होता है जहां आपका प्रॉफिट तो मैक्सिमम हो और जो आपकी कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। तो ऑप्टिमम आपको कुछ ऐसा बीच वाला रास्ता निकालना होता है जहां दोनों ही चीज आपके फायदे के लिए हो, आपके इंक्रीमेंट के लिए हो, आपके रिटर्न जिससे जो रिसीवेबल्स में आपके इन्वेस्टमेंट है उनसे आप मैक्सिमम रिटर्न ले सके। लेकिन ये जो क्रेडिट स्टैंडर्ड है ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? द फर्स्ट वन इज क्रेडिट द कस्टमर अवेलेबिलिटी टू पे, कि आपके जो कस्टमर्स हैं उन वो कितने एबल हैं पेमेंट करने में, उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ पेमेंट क्या है, वो टाइम पर पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, जो सेकंड पॉइंट में आ रहा है। द कस्टमर्स फाइनेंशियल साउंडनेस, कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है, वो अच्छी है या नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन उनकी वीक है या फाइनेंशियल पोजीशन उनकी स्ट्रांग है। ये दोनों ही चीजें इन्फ्लुएंस करती है क्रेडिट स्टैंडर्ड को। और साथ ही साथ द कस्टमर असेट्स दैट मे बी मॉर्गेज, कस्टमर्स की असेट्स जो मॉर्गेज के लिए हो सकती है वो किस हिसाब से कस्टमर के पास अवेलेबल हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक आपने क्रेडिट पॉलिसी का जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमने वो डिस्कस किया क्रेडिट पॉलिसी में, जो था क्रेडिट स्टैंडर्ड। इसके बाद जो हमको नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्रेडिट टर्म्स एंड कलेक्शन पॉलिसी, जहां से आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्रेडिट स्टैंडर्ड हमने आज डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा कि क्रेडिट स्टैंडर्ड में किस तरीके की पॉलिसी को, किस तरह के क्रेडिट स्टैंडर्ड को फर्म को अडॉप्ट करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा लूज और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट दोनों ही तरीके से नहीं होना चाहिए। एक ऑप्टिमम क्रेडिट स्टैंडर्ड आपको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना होता है। और साथ ही साथ फैक्टर्स हमने जाने कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रेडिट स्टैंडर्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कस्टमर्स की कौन कौन सी सिचुएशन है जो क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को इन्फ्लुएंस करती है। तो इसके बाद क्रेडिट टर्म्स जो हम डिस्कस करेंगे वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।